सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 11 पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने डाल दी हैं आपके लिए। हम बता दें, चैप्टर 1 के तीनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने चैप्टर जो है हमारा 2 भी आपके लिए डाल दिया है और ये हमारा होने वाला है चैप्टर 3। तो चलिए, तो चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसको हम पूरा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर आपको इलेक्शन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है। तो हमारे देश की निर्वाचन आयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इस इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या कराए, ये चुनाव कराए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आम चुनाव। चलिए अगला प्रश्न, 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जब मतदान करता है तो उसे डैश कहते हैं। तो उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसे इंग्लिश में आपने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इसको ही कहते हैं, जब क्या होता है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जब मतदान करता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि काम आएगा आपके बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा में लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 25 ईयर्स। आपको पता है कि 25 ईयर्स मिनिमम, कम से कम 25 ईयर्स मिनिमम इतना व्यक्ति को होना चाहिए ताकि वो चुनाव लड़ सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 321 द्वारा भारत में डैश की स्थापना की गई है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, मैंने जैसे बताई थी कि जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हम जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया ज्यादा। ये लीजिए, अब ठीक। तो सही गलत का चुनाव लगाना है। समानुपातिक प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को बहु वाली व्यवस्था कहते हैं, नहीं कहते हैं, किसी और को कहते हैं। प्रथम निर्वाचक मंडल व्यवस्था में जिस समुदाय या प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा होता है उसे समुदाय के लोग मत देते हैं। हाँ ठीक है। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा परिसीमन आयोग तय करता है। हाँ ठीक है, करता है। भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, नहीं। भारत में राज्यसभा चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधि की प्रणाली बनाई गई, बिल्कुल सही बात। राज्यसभा के चुनाव हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। क्या होता है, आगे भी आएगा प्रश्न, तो बताएंगे। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल पूछ रहा है, क्या है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है हमारा ग्राम सभा। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो हमारे प्रतिनिधि लड़ते हैं चुनाव। सामान्यत समानुपातिक प्रतिनिधि निम्न में से किस देश द्वारा अपनाई गई है। तो इजराइल में आपको मिलेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, 131। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो फैक्चुअल सवाल है। मत देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की हुई 1989 में। डेट याद रखनी है, ये फैक्चुअल सवाल है, इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। एफपीटीबी सिस्टम क्या है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल आया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पूरा जो देश है उसे 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसका आंसर, इसका ऑप्शन डी। अब समझाते हैं आपको कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कंट्री है, 543 निर्वाचन क्षेत्र है और एक निर्वाचन क्षेत्र हमने ले लिया, मान लीजिए एक्स निर्वाचन क्षेत्र। अब एक ही बंदा चुना जाना है और मान लीजिए 4 खड़े, ठीक है, और 100 वोट है मान लीजिए। तो अब मान लीजिए कैसे मिलेगी, 50, 10, 60, 20, 80 और 20, 80। ठीक है, तो जिसको सबसे ज्यादा मिले होंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, है ना। जिस क्षेत्र में जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, कंपैरिजन में, भले ही वो वोटों का बहुमत ना हो, लेकिन अगर वो कंपैरिजन में ज्यादा है तो उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इसको बोला जाता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, की जो सबसे
आगे है उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इजराइल और नीदरलैंड में किस तरह से चुनाव होते हैं? ये चुनाव प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिकता सूची कर लेती जाती है। आप अपने प्रत्याशी को उस समय प्राथमिक जितना आपसे होता क्या, इसमें क्या होगा, जैसे एक लिस्ट बना ली, एक लिस्ट बना लिए, मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र कोई एक्स, अब एक्स में एक लिस्ट बन गई है, ठीक है, और दो पार्टियां यहाँ पे, एक पार्टी का नाम मान लीजिए एम और एक पार्टी का नाम मान लीजिए एन। अब एम पार्टी एन पार्टी दोनों ने अपनी लिस्ट जारी कर रखी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 थे, तो 100 में से क्या मिले, 50 इसको मिले और 40 इसको मिले, और 10 मान लीजिए कोई एक और पार्टी थी वो उसको मिले और उसकी भी अपनी लिस्ट है। तो इस निर्वाचन क्षेत्र से 50 बंदे जो हैं, जो शुरुआती 50 बंदे हैं वो इनको मिल जाएंगे, इसमें शुरुआती 40 जो बंदे हैं वो इनको मिल जाएंगे, और इसके शुरुआती 10, यानी जो प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जिसमें सबसे ऊपर कौन ये उस हिसाब से कोई जगह के सीट से चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, और इस तरह से ये चुनाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, ठीक है, पर पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। हाँ बिल्कुल वही जो जैसे हमने पिछले तैयार किया। प्रत्येक पार्टी निर्वाचन क्षेत्र अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। तो लगभग वही है कि जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है और एक लिस्ट में इन्होंने क्या किया कि भाई मान लीजिए यहाँ पे 10 सीटें हैं, ठीक है, तो 10 प्रत्याशी चुन लिए, लेकिन 10 में से इन्हें 3 ही मिले, तो शुरुआत के 3 इनके आगे बढ़ जाएंगे। तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलिए, सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत की विशेषताएं, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की स्पेशलिटीज क्या है? पहला, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, बिल्कुल सही बात। मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, बिल्कुल सही बात। बाकी जगह जैसे जो पीआर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे वोट किसको मिलती है? वहां पे वोट मिलती है पार्टी को। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे वोट किसको मिलता है? हमारे यहाँ पे वोट मिलता है, मतलब जिसे कह लो कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम वोट देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें मिल सकती हैं कि हाँ, वोट परसेंटेज चाहे जो भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सिस्टम मिलता है, पीआर वो चलता है एफपीटीपी। तो एफपीटी में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको वोट कितने मिले हैं, आप वहां पे ये फर्क पड़ता है कि आप जीते या नहीं जीते, है ना। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए 100 है, एक को 40 मिले, 30, 20, 10, अभी प्राप्त वोटों का बहुमत थोड़ी है 40, लेकिन फिर भी ये विजयी उम्मीदवार जीत जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए अगला प्रश्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि लिस्ट सिस्टम होता है ना, पार्टी वाला, है ना, लिस्ट सिस्टम होता है। मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, हमने डिस्कस किया अभी। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में ही सीटें हासिल होती है। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे एक को 10 वोट मिले, तो 10 सीटें, मतलब उसी वोट के अनुपात में इनको सीटें मिल जाएंगी, जो भी यहाँ आपका होगा। विजय उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का कौन सा तरीका अपनाया गया है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो हमारे प्रेसिडेंट चुनाव के लिए चुनी जाती है, प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है वो। कभी आप कमेंट कीजिए, कभी आपको एक पूरी वीडियो बताएंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है ना। अगर आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बताइएगा कभी समझना हो तो। चलिए आगे, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? पहली बात, सबसे पहली बात, क्योंकि जो यहाँ पे प्रक्रिया, दूसरी बात ये कि जो पीआर की प्रक्रिया होती है वो काफी मुश्किल है, इसीलिए क्या होता है, भारत जैसे देशों में लागू नहीं हो सकती है। तो सही बात, यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन स्पष्ट करती है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके इलाके से कौन खड़ा हो रहा है इस बार, तो आपको पता होता है भाई हमारे इलाके से इस पार्टी का ये खड़ा है, इस पार्टी का ये खड़ा है, इस पार्टी का ये खड़ा है। तो हमें क्या मिलता है कि उम्मीदवारों को एकदम स्पष्ट चुनाव विकल्प मिलता है। दूसरा, यह स्थायित्व देती है। स्थायित्व मतलब ऐसा है कि देखिए, अब हर बंदा अपना वोट जीत के आया है, तो उसको क्या है, गठबंधन। बाकी देशों में क्या गठबंधन, इजराइल में गठबंधन सरकार बनती है क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमारे देश में तो एफपीटीपी है। अब एफपीटीपी में ऐसा हो नहीं सकता, है ना, इसलिए स्थायित्व होता है। तो 17 का हो जाएगा हमारा, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये तो कोई इसमें खास बात है नहीं। आगे देखिए, कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य नहीं है? अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अपराध के लिए, है ना, कोई क्राइम करा हो और उसके लिए सजा हुई हो, तो उसको हम लड़ने नहीं देते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए 65 वर्ष। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है, समझाता हूं। आप मान लीजिए कि आप निर्वाचन आयुक्त जब बने तो आपकी उम्र थी 56, तो आप या तो मैक्सिमम 6 साल तक रह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ ठीक है,
या अब मान लीजिए आप 61 में बने तो 61 में आप केवल 65 तक रह सकते हो, तो इसको बोलते हैं 6 वर्ष के लिए 65 वर्ष की आयु तक। आप क्या रख सकते हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। चलिए आगे देखिए, विशेष बहुमत का अर्थ है, ये मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं क्या होता है, कि जितने प्रेजेंट है, जितने टोटल जो उपस्थिति है, और मतदान का मतलब कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत, ये मैं समझा चुका हूं पिछली वीडियो में। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कौन हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है अगर लगा कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है। भारत का निर्वाचन आयोग के पास कितने काम है, बहुत सारे काम है भाई, देखता है कि मतदाता सूचियां है कि कौन से नए व्यक्ति 18 के हो गए, कौन व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये सब तैयार करना, चुनाव का समय तैयार करना कि कब चुनाव होंगे, पूरा कार्यक्रम देखना कि कहाँ चुनाव है, कैसे चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव करवाना इनकी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चिन्ह देना, कमल वगैरह जो हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चुनाव सुधार में शामिल किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी, देखिए पहली बात हमारे चुनाव व्यवस्था को सामान्य प्रतिनिधित्व में बदला जाए, उससे क्या होता है, स्पष्ट बहुमत आता है, संसद और विधानसभा में 1/3 सीट महिलाएं दी जाए, और खर्च के लिए सरकार दे पैसा, क्योंकि तो पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी मुकदमाओं, क्रिमिनल केसेस हो, तो चुनाव लड़ने से रोक जाना चाहिए, है ना। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर अगर कोई वोट मांगने की कोशिश कर रहा है उसे खत्म कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की एक अलग एक ऐसा कानून बनाओ जिससे ट्रांसपेरेंसी है, लोग देख पाएंगे क्या हो रहा है। तो ऑप्शन जी विल बी द राइट आंसर। कानूनी सुधारों के अलावा कौन से 2 सुधार किए जाने चाहिए, कौन से 2 सुधार कानूनी के अलावा, मतलब कि लीगल सुधार जो उसके अलावा कानून करते, तो आपको ध्यान क्या रखना है। चलिए, जनता को स्वयं ही अधिक सक्रिय रहना चाहिए पहला, और दूसरा राजनीतिक कार्यों में और अधिक सक्रियता से भाग लेना चाहिए। जिससे आपको पता हो हमारे देश में अवेयरनेस कम है, तो हमें ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए, थैंक यू, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, बहुत ईजी सवाल थे। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और सबसे मेन बात, टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन करा है और ये बहुत बेकार बात है, आप ही के लिए कंटेंट बना रहे हैं, आप ज्वाइन इन कर रहे हैं। उत्साह क्लास 11th, जल्दी से उसको ज्वाइन कीजिए और आप पीडीएफ का फायदा उठाइए। आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपका टाइम जाएगा, उस पीडीएफ में आपको जानबूझ के आंसर नहीं देंगे ताकि आपकी रिटेंशन पावर देख पाए, हम कितना याद कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो बार बार वीडियो को देखना नहीं, उससे समय व्यर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, देखिए ये जो काम है ना, ये काम देखने में आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप ये स्लाइड्स बनाना, फिर वर्ड में टाइप करके कंटेंट आपको पीडीएफ में देना, तो ये मेहनत का काम है और आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आप शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना। तो शेयर कम से कम कीजिए, इतना हर एक व्यक्ति एक शेयर भी करता है तो काफी शेयर हो जाएंगे। तो अगर आप इतना शेयर भी, एक मोटिवेशन चाहिए ना काम करने के लिए, आप इतनी मेहनत के लिए आपको काम करेंगे तो मोटिवेशन चाहिए होता है, तो इसे शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।